ओके, सो गुड मॉर्निंग। जो लास्ट लेक्चर है हमारे कास्टिंग के, उन कास्टिंग के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कास्टिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, कास्टिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, कास्टिंग के डिसएडवांटेजेस, what are the various casting terminologies or the various terms which are related to the casting, pattern, pour, etc. So these things we have discussed in the previous lectures. इस लेक्चर में क्योंकि मोल्डिंग सैंड भी मैंने बता दिया था कि मोल्डिंग सैंड जो होता है आप हर एक सैंड को मोल्डिंग सैंड की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो मोल्डिंग सैंड की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक सैंड को मोल्डिंग सैंड की तरह यूज करने के लिए, वो ये है कि उसके अंदर सिलिका जो होती है SiO2 वो लगभग 80 से 90% होनी चाहिए। 4 से 8% उसके अंदर एल्यूमिना होना चाहिए, वेरी स्मॉल अमाउंट, 4 to 8%। उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होना चाहिए लगभग 2 से 5%, और क्ले जो कि एक बाइंडर की तरह काम करेगा। बाइंडर का मतलब होता है बांधने वाला, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फेविकोल है, तो फेविकोल एक बाइंडर है। मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए। तो दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज दैट बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। मतलब मोल्डिंग सैंड जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें रखनी चाहिए और कितने कितने उसका परसेंटेज रहता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, हालांकि आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको देख लेना है कि व्हाट इज ग्रीन सैंड क्या होती है, ड्राई सैंड, फेसिंग सैंड, लोम सैंड, बेकिंग सैंड, पार्टिंग सैंड, कोर सैंड, सिस्टम सैंड, जिसमें नेचुरल सैंड आती है आपकी, सिंथेटिक सैंड आती है, और स्पेशल सैंड आती है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड विच आर मोस्टली यूज्ड इन द कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग में इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, ठीक है। मोल्डिंग सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कुछ प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टरीनेस और ये सारा डिस्कस किया नहीं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि रिफ्रैक्टरी, हाँ, तो कुछ प्रॉपर्टीज जैसा रिफ्रैक्टरीनेस हो गई, ये मैंने बता दिया था आपको, फ्लोवेबिलिटी हो गई थी, और परमिएबिलिटी या पोरोसिटी, ये 3 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ये 3 प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी सैंड को आप मोल्डिंग सैंड की तरह यूज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई कागज के मकान बनाने हैं, किसके मकान बनाने हैं, कागज के, तो क्या बना सकते हैं, कैन यू मेक you can say just house from paper? नहीं बना सकते कागज से, क्यों, उतनी स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि आप जो हर एक सैंड को मोल्डिंग सैंड की तरह यूज नहीं कर सकते। अब अगर हमें किसी सैंड को मोल्डिंग सैंड की तरह यूज करना है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये सब मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई थी, अभी कुछ बाकी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी रिफ्रैक्टरीनेस। मैंने ये भी बोला था कि आप लोगों को हो सकता है इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, लेकिन करना क्या है कि कम से कम हेडिंग तो आपको याद रखनी चाहिए। हेडिंग में पूरी स्पेलिंग उसकी अच्छे से याद रखनी चाहिए। रिफ्रैक्टरीनेस पहली प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टरीनेस का मतलब होता है कि जो सैंड है उस सैंड के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर, जो मोल्टन मेटल आप उसके अंदर पोर करने वाले, उसके अंदर डालने वाले हो, उस मोल्टन मेटल के हाई टेम्परेचर को वो सहन कर पाए, ठीक है। रिफ्रैक्टिवनेस सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मोल्टन मेटल के हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है बिना किसी फ्यूज हुए, ठीक है, बिना मेल्ट हुए, बिना फ्यूज हुए, ये उस मेटल के हाई टेम्परेचर को सहन कर पाएगी। और ग्रेन साइज बढ़ने के साथ साथ रिफ्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टर्म बताया। फ्लोवेबिलिटी क्या है, फ्लोवेबिलिटी सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो सैंड है वो पैटर्न के ऊपर, पैटर्न के चारों ओर, और जो हमारा मोल्डिंग फ्लास्क था उस मोल्डिंग फ्लास्क के चारों ओर इजीली फ्लो हो सके। कब, जब उसको रैम किया जाए, ठीक है। जब उसको रैम किया जाए तो वो सैंड इजीली क्या हो सके, पैटर्न के ऊपर, पैटर्न के चारों ओर, और जो फ्लास्क है उसके हर एक कोने के अंदर इजीली फ्लो हो पाए, तो वो होती है इसकी फ्लोवेबिलिटी। अब बोलोगे सर फ्लोवेबिलिटी जरूरी क्यों है। अब ये मान लीजिए कि एक कुम्हार है और वो कुम्हार क्या कर रहा है, घड़े बना रहा है, ठीक है। घड़े समझते हो, मान लिया कि जिसमें मिट्टी के बर्तन बना रहा है, और उसके पास उसको पीटने के लिए जब वो सैंड एक पर्टिकुलर शेप में होती है स्टार्टिंग कंडीशन में, तो जब उसको पीटता है तो आप देखते हो सैंड जो होती है इजीली फ्लो होने वाली है, इजीली शेप ले रही है अपनी, है ना। तो जब उसको पीट रहा है तो क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्ली वो सैंड फ्लो होने की प्रॉपर्टी उसके अंदर, मूव करने की प्रॉपर्टी है। तो वही इंपॉर्टेंट है
दैट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली है परमिएबिलिटी, जिसको हम पोरोसिटी भी बोलते हैं। परमिएबिलिटी सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सैंड क्या करती है, अपने अंदर जो भी स्टीम होती है या जो अदर गैसेस होती हैं, एयर होती है, उसको अपने अंदर से पास होने की अनुमति दे देती है कि भाई जो सैंड है वो उनको इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट कैन परमिट द स्टीम और अदर गैसेस टू पास थ्रू द मोल्डिंग सैंड, जिससे वो मोल्डिंग सैंड के अंदर से जो स्टीम या बाकी गैसेस है उनको अपने अंदर से पास होने की अनुमति दे देती है या परमिशन दे देती है। ठीक है, याद रखना है परमिएबिलिटी का पी और परमिट का पी, इन दोनों से आपको याद रखना है। ठीक है, परमिएबिलिटी तो मैं परमिएबिलिटी में पी आ रहा है और दूसरा है परमिट। तो परमिएबिलिटी मतलब परमिट, किसको परमिट करेगा भाई, स्टीम या अदर गैसेस को। अगर ये गैसेस मोल्डिंग सैंड के अंदर जो कैविटी बनी है उसमें से पास नहीं होंगी तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि ये गैसेस अंदर ही इंट्रैप हो जाएंगी, अंदर ही कैद हो जाएंगी और बाहर नहीं निकल पाएंगी, जिससे आपकी जो कास्टिंग होगी वो डिफेक्टेड रहेगी। डिफेक्टेड का मतलब अच्छी कास्टिंग नहीं बनेगी, उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज जस्ट परमिट दीज गैसेस टू पास। ठीक है, इनको बाहर निकालने की जरूरत होती है। अब चौथी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे डिटेल में, कोहेसिवनेस। व्हाट इज कोहेसिवनेस? तो कोहेसिवनेस का मतलब होता है, कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि सैंड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से सैंड के पार्टिकल आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, सैंड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से सैंड के पार्टिकल आपस में चिपके रहते हैं वो उनकी कोहेसिवनेस कहलाती है। ठीक है, सो द एबिलिटी ऑफ सैंड पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर, आपस में चिपकने की प्रॉपर्टी, एंड रिटेन अ गिवन शेप ऑफ मोल्ड इज कॉल्ड कोहेसिवनेस। तो सैंड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से सैंड के पार्टिकल आपस में चिपके रहते हैं और उसी शेप को बनाए रखते हैं, मोल्ड की उसी शेप को बनाए रखते हैं, उसको उसकी कोहेसिवनेस बोला जाता है। सो इट इम्पार्ट्स सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू द मोल्डिंग फेसेस टू विथस्टैंड द फ्लो एंड प्रेशर ऑफ मोल्टन मेटल। अब क्या होगा, मान लिया कि आपने अंदर कास्टिंग पैटर्न निकाला और पैटर्न निकालने के बाद नॉर्मली वो सारी कोर्स उसके अंदर सब कुछ बन चुका है, उसकी एजेस बन चुकी हैं और आपका पूरा मोल्ड प्रिपेयर हो चुका है। अब क्या किया, जैसे ही आपने ऊपर से मोल्टन मेटल डाला, पता चला कि जो सैंड है वो सैंड के पार्टिकल आपस में उस स्ट्रेंथ से चिपके नहीं, और जैसे ही आपने सैंडिंग मोल्ड डाला वो पूरा कोलैप्स हो गया। अंदर जो मोल्टन मेटल जैसे ही आपने पोर किया वो पूरा मेटल क्या हो गया, वो पूरी सैंड कास्टिंग सैंड मोल्ड हमने जो बनाया था वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, मतलब गिर गया। अब मेटल फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो सैंड है उस सैंड के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सैंड के पार्टिकल इजीली आपस में चिपके रहें और जो शेप में उनको बनाया गया वो उसी शेप में ढले रहें। ठीक है, दिस इज कोहेसिवनेस। आप एक बात याद रखनी है, एक बात मैं आपको एक सिंपल और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो गांव में कुछ विलेजर्स होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, तो आपने सुना होगा कि वो मिट्टी खोदने जाते हैं कहीं, है ना, मिट्टी खोदने जा रहे हैं और अचानक से क्या हुआ, ऊपर एक गड्ढा सा बन गया, वहां पे एक सांचा सा बन गया और अचानक से ऊपर से मिट्टी गिर जाती है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे सैंड के अंदर कोहेसिवनेस नहीं थी। कोहेसिवनेस का मतलब है सैंड के पार्टिकल, जिसका माइक चल रहा है वो ऑफ कर लो, सैंड के पार्टिकल आपस में चिपके हों और वो जिस शेप में हमने उसको बनाया वो उसी शेप में रहे। अगर वो गिर जाएंगे तो हमारी कास्टिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये प्रेशर मोल्टन मेटल फ्लो होगा भाई, प्रेशर से जाएगा। ठीक है, उस प्रेशर को भी इसको बियर करना है। आप लोगों ने देखा होगा नदी में पानी फ्लो होता है, नदियों में पानी फ्लो होता है, तो जब पानी ज्यादा आ जाता है तो आप देखते हो साइड से मिट्टी कटना स्टार्ट हो जाती है। क्यों कट रही है, क्योंकि उस सैंड के अंदर उतनी कोहेसिवनेस नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली आप लोग बचपन में हम लोग जब होते थे तो मिट्टी के लड्डू बनाते थे, मिट्टी में ऐसे करके लड्डू बनाते थे तो वो चिपक जाते थे। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे सैंड की जो कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी इसको इम्प्रूव करती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो सैंड के लिए स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सैंड मस्ट हैव द सफिशिएंट स्ट्रेंथ और देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, सैंड स्ट्रेंथ। पहली स्ट्रेंथ की बात करेंगे ग्रीन स्ट्रेंथ।
ओके। सो ग्रीन स्ट्रेंथ सैंड की वो स्ट्रेंथ होती है व्हेन इट इज इन मॉइस्चर कंडीशन। व्हाट इज ग्रीन स्ट्रेंथ? ग्रीन स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ सैंड व्हेन इट इज इन दी मॉइस्ट स्टेट। मॉइस्ट स्टेट मतलब जब ये गीली है। तो सैंड की वो स्ट्रेंथ जब वो गीली होती है उसको उसकी ग्रीन स्ट्रेंथ बोला जाता है। आपको ये लाइन लिखनी है। A mold should have sufficient green strength to retain and shape even after removal of pattern। तो मोल्ड के अंदर sufficient ग्रीन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए जब आप मोल्ड बनाएंगे, कैविटी बनाएंगे सैंड के अंदर, पैटर्न को निकालने के बाद अब पता चला जैसे ही आपने पैटर्न निकाला वो तुरंत जो सैंड है वो कोलैप्स हो गई, गिर गई उसके अंदर, तो क्या होगा? मोल्ड आपका बेकार हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ग्रीन स्ट्रेंथ मतलब है कि जब सैंड गीली हो उस टाइम पर भी उसके अंदर ये इतनी स्ट्रेंथ मेंटेन होनी चाहिए कि जो शेप में, जिस शेप में उसको बनाया गया है, जिस शेप में उसको ढाला गया है, वो उसी शेप में मेंटेन रहे। ओके, सो दिस इज वट एवर वी हैव रिटन हियर एंड इट जनरली डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर, दैट इज फर्स्ट ग्रेन शेप, ग्रेन साइज, अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ क्ले एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो किस किस चीजों पर डिपेंड करती है ग्रेन स्ट्रेंथ? ग्रेन स्ट्रेंथ आपकी डिपेंड करती है पहला कि जो सैंड आप यूज कर रहे हो उसके साइज क्या है, पार्टिकल का साइज क्या है, कितनी सैंड है और किस टाइप की सैंड है, क्ले किस टाइप की यूज कर रहे हैं और उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है। दीज आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ डिपेंड्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्राई स्ट्रेंथ। तो ये ग्रीन स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सैंड व्हेन इट इज इन मॉइस्ट स्टेट। व्हाट इज ड्राई स्ट्रेंथ? ड्राई स्ट्रेंथ क्या है? व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट, सिंपली याद रखो ड्राई का मतलब होता है सूखा। सो व्हेन द सैंड इज इन ड्राई स्टेट देन इट इज स्ट्रेंथ इज कॉल्ड ड्राई स्ट्रेंथ। ओके, ड्राई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड व्हेन द सैंड इज इन ड्राई स्टेट। अब ये होता क्या है समझ लो कि जब हम मोल्टर मेटल को पिघला के डालते हैं, व्हेन द मोल्टर मेटल इज poured in the mold, the moisture sand is contact with the hot metal is converted into steam and so we were discussing the dry strength। तो ड्राई स्ट्रेंथ में ड्राई स्ट्रेंथ ही डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने ये बोला था कि जो ड्राई स्ट्रेंथ है, जब सैंड आपकी सूख जाती है उस टाइम पे उसके पार्टिकल जिस स्ट्रेंथ से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिस उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ होती है सैंड की वो उसकी ड्राई स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो अब ये ड्राई स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि पहली बात तो देखते हैं, व्हेन द मोल्टन मेटल इज poured इन द मोल्ड। एक तो ये होता है कि मोल्ड बनाने के बाद हम उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, एक तो ये होता है, तो वो भी इसकी ड्राई स्ट्रेंथ है। और दूसरा ये भी हो सकता है बाई चांस अगर अंदर की मिट्टी सूख नहीं पाई है तो क्या होगा? व्हेन द मोल्टन मेटल इज poured इन द मोल्ड, द मॉइस्चर सैंड इज इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम एंड मेक्स द सैंड ड्राई। क्या होगा कि आपने क्या किया, सैंड मोल्ड बना दिया। वर्कशॉप में आप लोगों ने कास्टिंग की होगी। जैसे ही आपने सैंड मोल्ड बनाया और हॉट मेटल जैसे ही उसके अंदर आप पोर करते हो तो हॉट मेटल क्या करेगा? सैंड के अंदर, आपने ये भी देखा होगा कि जो सैंड आप प्रिपेयर करते थे उसके बाद उसमें पानी भी थोड़ा सा डालते थे, है ना, चिपकाने के लिए थोड़े बहुत उसको। तो क्या किया आपने? मोल्ड बना लिया। अब क्या किया? जैसे ही आपने मोल्टन मेटल को पिघलाया, पिघलाने के बाद जैसे ही आपने उसके अंदर पोर किया, जैसे ही उसके अंदर मेटल को डाला, तो क्या होगा? मेटल बहुत गर्म होता है, तो वो जैसे ही सैंड के पार्टिकल्स कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? जो मॉइस्चर सैंड होती है उसमें जो मॉइस्चर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में बदल जाता है। ठीक है, जैसे ही भाप में बदलेगा तो मॉइस्चर उसके अंदर से खत्म हो गया, तो वो सैंड होती है वो ड्राई स्ट्रेंथ, तो वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो ड्राई स्ट्रेंथ क्या होती है सैंड की? सैंड की वो स्ट्रेंथ, इसमें शायद नहीं लिखा है, लिखा होगा इसमें शायद डेफिनेशन नहीं लिखी है तो मैं बोल देता हूं। हाँ, एक लाइन इसमें गायब है, मिसिंग है, आप लिखते ना। ड्राई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड व्हेन इट इज इन द ड्राई स्टेट। तो जब सैंड ड्राई स्टेट में होती है तो उस टाइम पे मोल्डिंग सैंड की जो प्रॉपर्टी होती है, जो स्ट्रेंथ होगी वो उसकी ड्राई स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड एट द टाइम व्हेन इट इज इन ड्राई कंडीशन इज कंसीडर्ड एज ड्राई स्ट्रेंथ। So the dry strength or dry sand must have strength to resist erosion and also the metallostatic pressures of molten metal. Otherwise the mold may enlarge. क्या होगा
इसमें ये बोला गया कि जो ड्राई सैंड होगी जब वो सूख जाएगी तो सूखने के बाद उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जैसे ही आपने मोल्टन मेटल को पोर किया, मोल्टन मेटल आप पोर करेंगे, अब आपने देखा होगा कि जैसे ही मानिए जमीन है और आपने ऊपर से वो पानी गिराना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जमीन में थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, वहाँ पर गिलास से पानी ऊपर से नीचे गिराओ और नीचे मिट्टी है तो आप क्या देखते हो कि मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है। जब गड्ढा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो कैविटी बनी थी पहले से, जो प्रॉपर शेप थी, वो शेप डिस्टर्ब हो गई। तो वही हम चाहते हैं कि सैंड के अंदर एटलीस्ट इतनी तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ड्राई कंडीशन में कि दैट कैन रजिस्ट इरोजन। इरोजन का मतलब जो कटाव होता है, ठीक है, अपरदन जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो कटाव होता है वो कटाव, एंड ऑल्सो द मेटलोस्टैटिक प्रेशर्स ऑफ मोल्टन मेटल। अब मोल्टन मेटल ऐसे तो नहीं कि चुपके चुपके से आएगा, ऐसा थोड़ी ना हो कि मोल्टन मेटल चुपके चुपके से कैविटी में एंटर करेगा, नहीं, वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ आएगा, कुछ ना कुछ प्रेशर के साथ आएगा। तो उस प्रेशर को जो मोल्टन मेटल के प्रेशर को भी सैंड इजीली रजिस्ट कर पाए, सहन कर पाए। तो दिस प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पैरामीटर, सॉरी दिस कंडीशंस, एंड अदरवाइज द मोल्ड में इनलार्ज। तो क्या होगा, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी आपका मोल्ड जो है वो बड़ा हो सकता है, और दूसरे इसके साथ साथ मेटलोस्टैटिक प्रेशर्स को वो उसको बियर करना चाहिए सैंड को, और साथ के साथ उसको एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ, इरोजन से बचने के लिए सफिशिएंट स्ट्रेंथ की भी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगली जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं हॉट स्ट्रेंथ। व्हाट इज हॉट स्ट्रेंथ? हॉट स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब आपकी सैंड हॉट कंडीशन में है, इसका एक पर्टिकुलर डिफाइंड टेम्परेचर है, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग मानते हैं कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसकी स्ट्रेंथ होती है। अब एक्चुअल में ये होता है कि हर एक पर्सन की अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है। जैसे मान लिया मैंने बोला कि अभी रूम का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप कितना काम कर सकते हैं? बोले सर ठंड लगेगी उस टाइम पे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं यार, अब रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, हाँ काम कर सकते हो लेकिन अभी भी कूलिंग कंडीशन में है। फिर हमने बोला कि रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, बोले सर बहुत सही कंडीशन है, आई कैन वर्क इन द एफिशिएंट मैनर। अब और टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने टेम्परेचर कर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके माथे से पसीना टपकना स्टार्ट हो जाएगा पहले ही, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पर्सन की स्ट्रेंथ जो है या उसकी एफिशिएंसी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, तो सैंड की भी तो स्ट्रेंथ होगी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। तो हॉट स्ट्रेंथ क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ सैंड in hot condition and generally at 1500 degree centigrade temperature is considered as hot strength of the sand, ठीक है। तो ये बोला है कि जब after the moisture has evaporated, जब moisture उसके अंदर से evaporate हो जाता है, भाप में convert हो जाता है, the sand may be required to possess strength at some elevated temperature। तो जब moisture उसके अंदर से evaporate हो गया, high temperature बन गया, उस पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे भी सैंड के पास एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी, ठीक है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, मोल्डिंग सैंड एट द एलिवेटेड टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर अबाउट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंसीडर्ड एट इट्स हॉट स्ट्रेंथ। तो उस टाइम पर उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो उसकी हॉट स्ट्रेंथ होगी। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉट स्ट्रेंथ, ठीक है। हॉट स्ट्रेंथ का महत्व क्या है, क्यों ये जरूरी है? So the hot strength generally maintains the shape of the mold cavity that we have already formed in the sand at high temperature and pressure of molten metal. Otherwise, the size of mold will be increased. Obviously, the last thing is the size of mold will increase. So why it is required? Because hot strength maintains the shape and शेप ऑफ द मोल्ड। जो कैविटी बनाई है आपने, उस कैविटी की शेप को मेंटेन रखती है कब? जब हाई टेम्परेचर वहां पर जब हाई टेम्परेचर हो, इसके साथ साथ प्रेशर भी ज्यादा हो, ठीक है। एंड प्रेशर ऑफ मोल्टन मेटल इज ऑल्सो हाई ओवर देयर, सो दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू हैव द सफिशिएंट स्ट्रेंथ व्हेन इट इज एट हॉट कंडीशन। अगली बात करते हैं एडहेसिवनेस, ओके। एडहेसिवनेस का मतलब क्या होता है? एडहेसिवनेस का मतलब आप लोगों ने शायद फेविकॉल का नाम सुना है। फेविकॉल का मरीन जोड़ पानी में भी नहीं टूटेगा, है ना। अभी इससे पहले हमने कोहेसिवनेस भी पढ़ा है। तो को का मतलब होता है सेम। को का मतलब क्या होता है? सेम। अगर सेम पार्टिकल, सेम मेटल के पार्टिकल आपस में किस स्ट्रेंथ से जुड़े होते हैं वो तो उनकी कोहेसिवनेस। वहीं अगर दो डिफरेंट मेटल आपस में किस स्ट्रेंथ से जुड़े हैं उनकी एडहेसिवनेस होती है, ठीक है। जैसे फेविकॉल की बात करेंगे, मैंने बोला कि आपके फेविकॉल है, एक तरफ वुड है और दूसरी तरफ आयरन का कोई पीस है,
तो आपने फेविकॉल की हेल्प से आयरन के पीस और वुड को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। या ऐसा कर सकते हो, वुड को या कागज को फेविकॉल की हेल्प से जोड़ दिया है, तो वहां पर जो आपका फेविकॉल है उसको एडेसिव बोलते हैं। आप लोग अगर देखोगे तो उस पर एडेसिव लिखा रहता है, ठीक है। सो एडेसिव में क्या है, एडेसिवनेस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच सैंड पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ एडेसिंग और स्टिकिंग और एडहेयर और क्लिंच और स्टिक टू अनदर बॉडी, ठीक है, लाइक फ्लास्क। तो आपको ये लिखना है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच द सैंड पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ स्टिकिंग टू अनदर बॉडी, जैसे फ्लास्क की वजह से। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे मान लिया मैंने बोला कि अभी कुछ और टर्म्स हैं, ये है कि मैंने बोला कि आपने पैटर्न उसके अंदर रखा, सैंड ऊपर से रैम कर दी, आप उसको रैम कर रहे हो। अब जैसे ही मैंने ये भी बोला था कि पहले फ्लास्क को उल्टा रखते हैं, फिर बाद में फ्लास्क को आप टर्न करेंगे, पता चला कि सारी सैंड जो थी वो दोबारा से नीचे निकल गई। नीचे क्यों निकल गई? क्योंकि भाई वो चिपक ही नहीं पाई फ्लास्क की वॉल से। फ्लास्क आपका वुड का हो सकता है या फ्लास्क आपका मेटल का हो सकता है, और सैंड का अलग मटेरियल भी है। तो जब उन दोनों के अंदर अगर स्टिकीनेस नहीं होगी, जब वो एक दूसरे से नहीं चिपकेंगी, तो सैंड नीचे से निकल जाएगी ना। तो इसीलिए चाहते हैं कि सैंड जो है उसके अंदर एडहेसिवनेस भी होनी चाहिए। एडहेसिवनेस का मतलब है कि सैंड को दूसरे मेटल से भी इजीली चिपक जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी ना हो कि इतना चिपक जाए कि वो पैटर्न भी, इतना भी ना चिपकना चाहिए कि पैटर्न उसके अंदर रह गया, मतलब पैटर्न को भी आप इजीली बाहर नहीं निकाल पाए, तो दैट उतना भी नहीं होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर एक बैलेंस कंडीशन में होनी चाहिए एडहेसिवनेस। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज एडहेसिवनेस, एंड ड्यू टू दिस द मोल्डिंग सैंड मास clinges to the sides or just sticks to the sides of molding base and doesn't fall out when the flask are lifted and turned over। तो जब भी आप फ्लास्क को टर्न करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो वो सैंड इस प्रॉपर्टी की वजह से ही फ्लास्क से चिपकी रहती है या जुड़ी रहती है। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, आप चाहो तो इनको भी अलग नाम दे सकते हैं, ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ। तीन अगर ये प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे तो 4 ऊपर हो गई, 3 7, ये 8 भी हो गई एडहेसिवनेस, कोलैप्सिबिलिटी 9 ही हो जाएगी, ठीक है। क्या हो गया, फ्लोबिलिटी दोबारा से आ गई। ऐसा हो सकता है कि 2 बार पेज चिपक गया होगा, कोई नहीं, वो हम देख लेंगे। अगली होती है कोलैप्सिबिलिटी। व्हाट इज कोलैप्सिबिलिटी? सो कोलैप्सिबिलिटी का मतलब है अचानक से कोई चीज आपस में मिल जाती है या टक्कर हो जाती है उनकी, ठीक है। तो टक्कर क्या मतलब, यहाँ पे टक्कर नहीं हो रही। टक्कर का मतलब है कि जैसे आपने देखा कि मोल्टन मेटल आया ऊपर से पिघल के और आपकी जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर भर गया, ठीक है। मोल्टन मेटल आया, आने के बाद कैविटी में भर गया। तो जैसे मान लिया कि ये आपकी कैविटी थी पर्टिकुलर, और इसके अंदर मोल्टन मेटल आने लगा है, ठीक है। मान लिया यहाँ से मोल्टन मेटल आ रहा है, इसमें फिल हो रहा है, इजीली फिल हो रहा है। इसके चारों तरफ सैंड है, मेटल के चारों ओर मात्र मान लिया कि सैंड हो गई, मेटल भरने लगा। अब जैसे ही मेटल ठंडा होगा तो क्या होगा कि ये जो सैंड हो, वो सैंड भी मेटल के साथ साथ उसकी ओर मूव करे। ये सैंड भी मेटल के साथ साथ क्या करे, मेटल की ओर मूव करे। क्यों? अगर ये सैंड के साथ साथ सैंड जो मेटल की ओर मूव नहीं करेगी तो जो शेप हम देना चाहते थे वो शेप एक्वायर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वी विल नॉट बी एबल टू एक्वायर दैट शेप। तो जो मोल्डिंग सैंड के अंदर जो मेटल है, उस मेटल के अंदर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी, कोलैप्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि वो इजीली, जैसे जैसे आपका मेटल ठंडा हो, क्योंकि ठंडा होने के बाद मेटल सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ उस सैंड के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए दैट इट कैन, व्हेनेवर ए कोलैप्सिंग कंडीशन इज देयर, सो टू मेंटेन द साइज और शेप ऑफ द कास्टिंग। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ सैंड टू ऑटोमेटिकली कोलैप्स the sand mold after solidification of casting to permit free contraction of metal and thus preventing cracks and tears in casting। तो यही है कोलैप्सिबिलिटी का मतलब है कि सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो सैंड है वो इजीली ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगी। कब? जब आपका मेटल सॉलिडिफाई होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो मेटल फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। फ्रीली का मतलब है कि जब ऊपर प्रेशर रहेगा तो एक पर्टिकुलर शेप में ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्रीली किसी अलग कंडीशन से, किसी अलग रेस्पेक्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बोला कि आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। अब
क्लास की बात करेंगे तो आप पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई लेट के पढ़ेगा, कोई किसी मतलब डिफरेंट शेप में बैठ के पढ़ेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लास में है तो आपको प्रॉपर वे में बैठना है, पढ़ना है बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉपर वे में बैठना है। तो ये सारे एक पर्टिकुलर प्रेशर वी हैव टू मेंटेन। सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स। कोर के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एडेसिवनेस, कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है, अब कोलैप्सिबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो कोलैप्सिबिलिटी इज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ बाइंडर, कितना बाइंडर आपने यूज किया है, किस टाइप का बाइंडर यूज किया है, और वो टेम्परेचर एट विच इट इज हीटेड इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल। ठीक है, किस टेम्परेचर तक इसको हीट किया गया है और कितने टाइम तक ये कॉन्टैक्ट रहती है। ये आपको नहीं लिखना है, लेकिन आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद केमिकल रेजिस्टिविटी है। केमिकल रेजिस्टिविटी एक्चुअल में आपको अगर सारी प्रॉपर्टीज पूछी जाए तभी सारी लिखनी है, अदरवाइज आपको कम से कम अगर मान लिया 7 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 7 नंबर के हिसाब से 7 प्रॉपर्टीज तो लिखनी है। ठीक है, एटलीस्ट 7 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। अगली बात करते हैं केमिकल रेजिस्टिविटी की। तो देखो केमिकल रेजिस्टिविटी क्या है। केमिकल रेजिस्टिविटी सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो सैंड है वो मोल्टन मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। मोल्टन मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। मैंने बोला कि भाई आप मोल्डिंग, मान लिया कि आप मोल्ड बना रहे हो, ठीक है, और सैंड जो भी है मोल्डिंग सैंड, जैसे ही आपके हाथ जो उनकी कांटेक्ट में आई तो पता चला कि आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो सैंड हमने यूज किया वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए उस मोल्टन मेटल के साथ, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो जो आपकी कास्टिंग है वो सही नहीं होगी, क्वालिटी उसकी बेकार बनेगी। ठीक है, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच सैंड डजंट रिएक्ट केमिकली विद मोल्टन मेटल एंड कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये भी, अगर सैंड रिएक्ट करेगी तो वो सैंड क्या करेगी, खुद भी बेकार हो जाएगी। ठीक है, इट विल लूज इट्स ओन प्रॉपर्टीज। सो इट ऑल्सो लीड्स टू गुड क्वालिटी ऑफ कास्ट सरफेस। सो इट इज नॉट देयर, अगर केमिकल रेजिस्टिव है सैंड तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी होगी कि कास्टिंग जो बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी हमारी। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है लास्ट, यहाँ पे लिखा, सेकेंड लास्ट है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो ये लिख भी सकते हो। वैसे काफी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, 8-9 तो हो गई होंगी, ये भी लिख सकते हो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट फ्लोज टू ऑल पोर्शंस ऑफ द सैंड मोल्डिंग बॉक्स or flask and acquire the predetermined shape under ramming pressure and retain the shape when the pressure is removed। तो ये प्लास्टिसिटी क्या है कि सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक तो पूरी पोर्शन की ओर फैल जाएगी। ठीक है, जैसे आपने सैंड डाला तो वो पैटर्न के चारों ओर, मोल्डिंग फ्लास्क के चारों ओर इजीली फैल जाए और उसको वो एक पर्टिकुलर शेप एक्वायर कर ले। कब? जब उस पर प्रेशर लगाया जाए। ठीक है, प्रेशर लगाया जाए तो पर्टिकुलर शेप एक्वायर कर ले, और जैसे ही प्रेशर हटाया जाए तो वो दोबारा से पहली शेप में ना जाए, उसी शेप में बनी रहे। दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है, सो प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट कैन रिटेन इट्स शेप व्हेनेवर इट इज रैम्ड। व्हेनेवर इट इज रैम्ड, तो जब सैंड को रैम किया जाता है तो रैम होने के बाद वो उसी शेप में बनी रहे, वो उसकी प्लास्टिसिटी होती है। या परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंटली जिस शेप में बनाई है हमने उसी शेप में बनी रहे। और लास्ट प्रॉपर्टी है सॉरी, एक और है इसके अंदर, देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट प्लास्टिसिटी इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग वाटर एंड क्ले टू द सैंड। तो प्लास्टिसिटी जो है वो वाटर और क्ले अगर आप ऐड करते हैं मोल्डिंग सैंड के अंदर तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई प्लास्टिसिटी जो है अगर हम वाटर और क्ले ऐड करेंगे तो प्लास्टिसिटी बढ़ती है, घटती है, कांस्टेंट रहेगी, या कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। एंड अदर प्रॉपर्टी, ग्रेन साइज एंड शेप। ग्रेन साइज, it is another property that what is the size of grains of the sand and what is the shape, whether it is rectangular shape होती है, क्योंकि आपने देखा छोटे छोटे दाने होते हैं उनकी क्या शेप होती है, सैंड के पार्टिकल की शेप क्या है, टेट्राहेड्रॉन है, क्यूबिकल है, व्हाट टाइप ऑफ शेप दे हैव। तो ये इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। साइज क्या है, फाइन हो सकता है, मीडियम हो सकता है, कोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेन साइज होते हैं, फाइन, मीडियम, कोर्स। फाइन का मतलब बहुत बारीक, मीडियम मतलब लगभग एवरेज, और कोर्स का मतलब बहुत मोटे मोटे ग्रेन्स उसके होते हैं। सैंड के छोटे पार्टिकल हैं वो बहुत थोड़े बड़े बड़े होते हैं।
अब इनको कहाँ यूज करते हैं, किस टाइप की सैंड के पार्टिकल्स कहाँ यूज किए जाते हैं। तो पहली बात करेंगे फाइन्स की। तो फाइन जो फाइन ग्रेन साइज होते हैं, तो वी यूज फॉर स्मॉल एंड इंट्रिकेट कास्टिंग। जब आपकी कास्टिंग बहुत छोटी होती है और इंट्रिकेट का मतलब थोड़ी डिफिकल्ट शेप की होती है, देन वी यूज दिस वन। फाइन मीडियम के लिए जो मीडियम टाइप के ग्रेन साइज होते हैं, हम बेंच मार्किंग और लाइट फ्लोर मेकिंग, जो फ्लोर बनाते हैं हम वहाँ यूज करते हैं। और कोर्स जो होते हैं वो बड़ी कास्टिंग के लिए जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। पैटर्न वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।